हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन और वो भी हम पढ़ रहे थे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल। तो आज हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं उसके बारे में। तो आप इमेजिन करो कोई हमसे एक छोटा सा सवाल करता है कि दिस इज अ प्लेन, इट्स अ प्लेन, हाँ, और समबडी सेज कि हमने एक पार्टिकल को यहाँ से इस वाले पॉइंट से और ऐसे थ्रो करना है विथ सम वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा एंड ये कोई एंगल है, सपोज करो दिस एंगल इज समथिंग अल्फा। ठीक बात है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ और हमने ऐसे प्रोजेक्ट करना है और कोई बोलता है कि इसकी रेंज बताओ, रेंज, इसकी रेंज बताओ कितनी आएगी। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम दो अलग अलग केसेस को कंपेयर करते हैं। एक केस तो वो है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सो मैं दोनों डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे बना देता हूँ। हम लोग ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारे पास ऐसे वाला प्लेन था, याद होगा, और हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका था u से और थीटा से, और इसका एंगल था अल्फा के इक्वल, याद है। और ये पार्टिकल यहाँ जाके कहीं गिर रहा था ऐसे में। इसमें क्या हो रहा था, इस तरफ एक्सेलरेशन आ रहा था g साइन अल्फा, लास्ट लेक्चर आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ रहा था g कॉस अल्फा। क्लियर हो गया? और पार्टिकल यहाँ गिर रहा था। अच्छा, इस तरफ वेलोसिटी जो आ रही थी ना, इस तरफ वेलोसिटी थी u कॉस थीटा, आपको याद होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी u साइन थीटा। आई होप इतना क्लियर है। और इस केस में जब हम टाइम पीरियड निकाल रहे थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे, तो वो आ रहा था 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा, ये हमें याद है। और जब हमने रेंज का फॉर्मूला निकालना था ना, तो रेंज इक्वल टू आ रही थी u कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। आप अंडरस्टैंड करो ऐसा क्यों आ रहा था। ऐसा इसलिए आ रहा था क्योंकि जो u है उसका u कॉस थीटा इधर आएगा, जबकि g का जो साइन अल्फा है वो उल्टे साइड आएगा। सो ये एक्सेलरेशन का काम नहीं करेगा, किसका काम करेगा? रिटार्डेशन का काम करेगा। तो अगर ये रिटार्डेशन का काम करेगा तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आने वाला है? यहाँ प्लस की जगह आने वाला है माइनस। क्लियर हो गया? सो r इक्वल टू आएगा u कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ टाइम्स g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है और हम इसको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, ये बात क्लियर हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस वाले केस की बात करते हैं, तो इस वाले केस में u का कॉम्पोनेंट आएगा बेटा यहाँ पे, कितना आएगा वो? u कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा? u साइन थीटा। आप अंडरस्टैंड करो, इस वाले केस से इस वाले केस को कंपैरिजन करो। इस वाले में डाउन द प्लेन u cos थीटा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन u sin थीटा है। यहां देखो, यहां पे u cos थीटा डाउन द प्लेन नहीं था बट अप द प्लेन था, और ये कहां पे था? परपेंडिकुलर। सी, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। एक और बात, दूसरी बात हम अच्छे से जानते हैं, इस प्लेन के अलोंग यहां पे एक्सेलरेशन आएगा कितना? g sin अल्फा। सेम आएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा किधर आता है? नीचे की तरफ आता है। और किस एंगल पे डिपेंड करता है? इस वाले एंगल पे। सो एक्सेलरेशन भी डाउन द प्लेन आएगा और u cos थीटा भी डाउन द प्लेन आएगा। आई होप आपको समझ आता है। और अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? g cos अल्फा। सो और यहाँ पे अगर हम इस वाले केस को कंपेयर करते हैं, तो u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा था और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट g cos अल्फा था। और टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर के ऊपर, और वो इतना आ रहा था। इस वाले केस में देखो, u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट u साइन और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट g cos अल्फा, ये बिल्कुल सेम है। g cos अल्फा u साइन थीटा सेम है। तो इस वाले केस में भी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। मतलब इन दिस केस टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इन दिस केस टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द सेम, लेकिन रेंज में डिफरेंस आएगा। रेंज में क्यों डिफरेंस आएगा? क्योंकि यहाँ पे u cos थीटा ऊपर है और g साइन अल्फा नीचे है, तो g साइन अल्फा इस वाले पार्टिकल पे रिटार्डेशन इंपोज करेगा, लेकिन अदरवाइज इस वाले मोशन की बात करें तो u cos थीटा डाउन साइड है और g साइन अल्फा भी डाउन साइड है, तो रिटार्डेशन नहीं लगेगा बट एक्सेलरेशन लगेगा। सो इन दिस केस जो रेंज आएगा उसको हम बोलेंगे r इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, माइनस नहीं आएगा बट आएगा प्लस हाफ टाइम्स g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। एज वी रिलेट, जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? u cos थीटा, t की वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा प्लस हाफ टाइम्स g साइन अल्फा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा होल स्क्वायर। ये ऐसे कुछ आएगा। एक काम करते हैं, जैसे लास्ट आर्टिकल में हमने करा था, हम लोग इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? इसमें u स्क्वायर है और इसमें भी u स्क्वायर है, इसमें 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ पे हाफ है, ये कट जाएगा तो ये भी 2 बचेगा। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ भी कॉस अल्फा है, यहाँ भी g है, यहाँ भी g है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इक्वल टू कितने के इक्वल आएगा? दिस वुड बी इक्वल टू
2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और बचेगा क्या बाकी, बचेगा कॉस अल्फा सॉरी कॉस थीटा, चेक करो आप, प्लस ये सिंपल मैथमेटिक्स है हाँ, और इधर पे क्या बचेगा, इधर पे बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, लेट अस चेक साइन थीटा, और साथ में साइन अल्फा भी बचेगा ना, यहाँ पे साइन अल्फा भी है, सो इट वुड बी, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, और नीचे आएगा कॉस अल्फा, एक इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, इट वुड बी 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड दिस रेंज। एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा लिखें या अल्फा माइनस थीटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस के केस में अगर अंदर निगेटिव में भी आएगा तब भी वो पॉजिटिव आंसर होता है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। एक बात ध्यान दो, जब हमने इस वाले केस को पढ़ा था तो इस केस और इस केस में एक थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि इस वाले केस में आता है माइनस साइन और इस वाले केस में आता है प्लस साइन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बस छोटा सा फर्क आएगा, फॉर्मूला विल बी एग्जैक्टली सेम, बट सॉल्व करने पे ये बन जाता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे प्लस आएगा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना सा फर्क होता है जब हम रेंज अप दी प्लेन की बात करते हैं। बेटा ध्यान रखना, दिस इज अप दी प्लेन एंड दिस इज डाउन दी प्लेन। आप एक बात समझ के चलो यार, फिजिक्स को ऐसे नहीं पढ़ते। आप एक हिल स्टेशन पे जा रहे हो और किसी गाड़ी से जा रहे थे, आप वॉक करने लगे रोड के ऊपर और रोड अप हिल है, मतलब रोड इज राइजिंग अप। आपने एक पत्थर उठाया और वैसे पत्थर को जोर से फेंका, किधर फेंक रहे हो आप, रोड के ऊपर की तरफ जहाँ पे अप हिल है। आपने जब उधर को फेंकोगे तो पत्थर ज़्यादा दूर नहीं गिरेगा, पास में गिरेगा। ऑन दी अदर हैंड आप जहाँ पे खड़े हो उससे पत्थर अप हिल नहीं फेंकते हो, डाउन हिल फेंकते हो। जब आप डाउन हिल फेंकोगे तो पत्थर पास में गिरेगा कि दूर गिरेगा, दूर गिरेगा। इसका मतलब इस वाले केस में रेंज ज़्यादा आएगी फॉर द सेम वैल्यूज, मतलब यू सेम, थीटा सेम, अल्फा सेम, तब भी रेंज ज़्यादा आएगी। इस केस में रेंज कम आएगी। ये थियोरेटिकल समझा रहा हूँ। अब मैं मैथमेटिकली समझाऊँ। मैथमेटिकली कॉस के अंदर जब बड़ी वैल्यू होती है तो एंगल छोटा होता है। जैसे अगर कॉस के अंदर लिखा हो 30, कॉस 30 होता है √3/2, और अगर अंदर लिखा हो 60 तो होता है 1/2। तो कॉस 30 की वैल्यू बड़ी होती है, कॉस 60 की वैल्यू छोटी होती है। जब हम प्लस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो कॉस के अंदर की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, तो रेंज छोटी आएगी। और इस वाले केस में कॉस के अंदर की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉस की वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसका मतलब दिस रेंज वुड बी मोर एंड दिस रेंज इज लेस। क्लियर? सो डाउन द प्लेन range is more and up the plane range is what, less। ये ऐसा कुछ होगा। सो इट इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने अभी तक पढ़ा था। हम इसी वाले क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। एक और मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने अभी करवाता हूँ। एक और मेथड से हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करो somebody says कि हमारे पास ये वाला प्लेन है, हमने यहाँ से पार्टिकल को फेंका है ऐसे u से और थीटा, एंड लेट अस से दिस इज अल्फा। पार्टिकल गिरता है सपोज करो यहाँ कहीं, हम ऐसा मान लेते हैं कि r दूर गिर रहा है, दिस डिस्टेंस इज r, ऐसा हम मान लेते हैं। क्लियर हो गया? और जहाँ से हमने थ्रो करा उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। अंडरस्टैंड करना, पार्टिकल को हमने ऊपर से थ्रो करा और हम ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल r दूर जाके गिरता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, y इक्वल टू व्हाट इज x। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कराएंगे ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आपको पता है ये x होगा और ये y होगा। जनरली हम डाउन साइड को नेगेटिव बोलते हैं, तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव लेना चाहें तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि दिस इज x एंड दिस इज y। एक और चीज़, ये एंगल भी अल्फा होगा, दिस इज r एंड दिस इज अल्फा, तो ये r cos अल्फा आएगा और ये क्या आएगा, ये r sin अल्फा आएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू होगी r cos अल्फा एंड y की वैल्यू होगी r sin अल्फा। अभी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, साइन नहीं लिखा। एक काम करते हैं, ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि
डाउन साइड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और अप साइड डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो y कहाँ पे हो रहा है, y नीचे हो रहा है, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। प्रीवियस आर्टिकल में जो हमने प्रीवियस आर्टिकल पढ़ा ना, इस प्रीवियस आर्टिकल में हमने रेफरेंस अज्यूम करा था। इसको रेफरेंस समझते हो आप, रेफरेंस हमने इसको अज्यूम करा क्योंकि सारे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया था हमने इसकी तरफ और इसके परपेंडिकुलर में। इस वाले मेथड में हम रेफरेंस इसको अज्यूम नहीं करते हैं, हम रेफरेंस करते हैं हॉरिजॉन्टल को। तो अगर आप एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल मानोगे तो दूसरा कौन सा मानना पड़ेगा, वर्टिकल मानना पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे करते हैं, यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, नीचे एंगल अल्फा था तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। तो बेटा ये एंगल कितना आएगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल आएगा थीटा माइनस अल्फा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको अगर समझ में आ गया, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हम इसको रेफरेंस नहीं मान रहे, हम किसको रेफरेंस मान रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को। तो अगर हॉरिजॉन्टल को मानोगे तो सारी वेलोसिटीज को तुमने हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे कुछ आप बोलोगे यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा वो इस वाले एंगल पे डिपेंड करेगा, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा। सो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, एंड सिमिलरली यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा। ऐसे हम बोलेंगे x इक्वल टू कितना आएगा, आर कॉस अल्फा। ऐसे हम बोलेंगे y, और वो कितना आएगा, माइनस आर साइन अल्फा। ऐसे हम बोलेंगे ax, और वो जीरो आएगा क्योंकि x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और जब हम ay बोलेंगे तो माइनस जी आएगा। माइनस जी क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग इक्वेशन बना के x और y में, या हम सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी भी लगा सकते हैं। आप लोग को मेरी बात समझ आ गई, हम इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी भी लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें x और y का सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। और अगर नहीं लगाना तो हम सिस्टमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू, वी कैन हैव दिस x इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, एंड y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम लोग चाहे तो यहाँ पे t की वैल्यू रख के, मतलब इस वाले आर्टिकल्स में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मतलब वी कैन हैव लार्ज, इसी क्वेश्चन को मैं 10 मेथड से करवा सकता हूँ अलग अलग। जैसे आपको समझाऊँ, आपने ये क्वेश्चन बना लिया ना, ये वाला x इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, बिल्कुल सही है ना। एक बात समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें आता है ऑलरेडी, इवन वी कैन पुट दैट। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें आता है, याद नहीं है, अभी हमने पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा। देखो यहाँ से लेके जहाँ तक वो गिरेगा वहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मालूम है ना। यहाँ तक गिरने का कितने के इक्वल था, इतने के इक्वल था। अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करें तो भी आंसर निकल आएगा। जैसे दिखाता हूँ आपको, आप बोलेंगे सर जो टाइम हमने लिखा है दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, और इस यहाँ पे x का मतलब क्या है, x का मतलब है r cos अल्फा। ट्राई करते हैं, देखो इस मेथड से निकालने की ट्राई करते हैं। x की जगह आएगा r cos अल्फा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है यहाँ पे u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, तो हम रखेंगे यहाँ पे u cos थीटा माइनस अल्फा, और t को क्या बोलेंगे अब, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। क्लियर हो गया। और अगर ये क्लियर हो गया तो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। r इक्वल टू कितना आएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्या वैल्यू आएगी, ये r आएगा। दिस इज रेंज। सी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक मेथड नहीं है, मैं बहुत सारे मेथड से करा सकता हूँ। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है मैंने x लिख दिया। अब हम सिमिलरली y का इक्वेशन लिख सकते हैं। y इक्वल टू लिखेंगे u बाई टी प्लस हाफ टाइम्स ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से t को एलिमिनेट कर देंगे, x और y में रिलेशन आ जाएगा, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये डालेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। सो देयर आर सो मैनी मेथड्स जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज अबाउट प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग इनक्लाइंड प्लेन। अब हम बात करते हैं अगले वाले टॉपिक की, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन।
अब सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? जैसा नाम समझ में आ रहा है बेटा, बहुत आसान है, इंग्लिश समझ लो, आपको फिजिक्स समझ में आ गई। सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल कहाँ पे चलेगा? पार्टिकल चलेगा सर्कल के ऊपर। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एक सेंटर होगा और उसके अराउंड पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं अ मोशन in which particle or body moves along circular track is circular motion I believe आपको समझ में आ गया। A motion in which body moves along circular track is circular motion। आई थिंक इतना क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सर्कुलर मोशन है, हमें समझ में आ गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं सेंटर और इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्लियर? पार्टिकल कहाँ पे चल रहा होगा? पार्टिकल बेटा चल रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पार्टिकल होगा, फिर चलते चलते वो चलता रहेगा, सर्कल पे घूमता रहेगा। किसी टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। ये अभी आर है कि हमेशा आर होगा? एक्चुअली ये हमेशा आर होगा। हमें अच्छे से मालूम है डिस्टेंस ऑलवेज आर 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 ऐसे होता है, हम जानते हैं ऐसा कुछ होगा। चलो डन। इमेजिन करो पार्टिकल अभी 1 पे और पार्टिकल पहुंच गया 2 पे। 2 पे पहुंच गया तो ये लाइन ऐसे होगी और आपको पता है ये भी आर के बराबर होगा। अच्छा, अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, इसको क्या बोलेंगे? इज आर्क। मालूम है ना आपको? इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। और थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर के ऊपर। बेटा समझ आ गया? 1 से 2 का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर्क बोलेंगे। और थीटा क्या चीज है? एंगल जो सबटेंड करा। किसने सबटेंड करा? आर्क ने। इस वाले आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल थीटा। वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशन। आई बिलीव आपको समझ में आ रही है बात। चलो बहुत अच्छी बात है, हमें ये बात समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं आगे की बात। इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। अगर हम इस आर्क लेंथ को बोलते हैं एस, रफली मैंने बोल दिया एस, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो सिंपल है, हम जानते हैं आर्क इक्वल टू, बेटा याद करो, आर्क इक्वल टू क्या होता है? आर्क इक्वल टू होता है एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ऐसे होता है, मतलब एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। या अगर हमें एंगल निकालना हो तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, हमें क्लियर हो गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम, एस डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है? 1 और 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये है डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है ना। एस तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस क्या है? 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है। तो अभी आप क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो एस इज डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 एंड इट इज अ स्केलर। ये एक स्केलर है। क्यों स्केलर है? डिस्टेंस है तो स्केलर होगा। अब एक बात सोचो तुम यार, यहां भी स्केलर है, यहाँ भी स्केलर है। अगर यहाँ पे स्केलर आ रहा है तो हम फिर एंगल को ऐसे केस में क्या बोलेंगे? हम ऐसे केस में वेक्टर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एंगल थीटा इज एंगल एंड इट इज ऑल्सो अ स्केलर। इट इज ऑल्सो अ स्केलर। इसका मतलब जो एस इक्वल टू आर थीटा होता है वो एक स्केलर रिलेशन है, वो एक स्केलर रिलेशन है। जैसे कोई आपसे बोले एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल किसी ने बोला सर इट्स अ सर्कल। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। और हम पहुँच गए यहाँ तक, हम यहाँ तक पहुँच गए। अनसपोज करो किसी ने बोला कि ये कुछ 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। अगर 5 मीटर है तो ये एंगल है। तो कोई आपसे पूछता है फाइंड एंगल थीटा, बताओ थीटा एंगल कितना होगा? फाइंड एंगल थीटा। तो तुम क्या बोलोगे सोल्यूशन में? तुम बोलोगे सर अभी तो हमने पढ़ा है, थीटा एंगल होगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड दैट इक्वल टू हाफ। आपको पता है जब हम ऐसे निकालते हैं तो हाफ डिग्री में नहीं आता, किस में आता है बेटा?
ये हाफ रेडियंस में आता है, हाफ रेडियन में आता है। डिग्री में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? डिग्री में ऐसे सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं ना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, याद करो बच्चा। या उल्टा बोल सकते हैं, उल्टा बोलेंगे तो हम क्या क्या कह सकते हैं? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो कोई हमसे बोले हाफ रेडियन, हाफ रेडियन कितना आएगा? तो तुम क्या बोलोगे सर? 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय हाफ। क्लियर है? और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन व्हाट इज पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये क्या आ जाएगा? 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 44, ये डिग्रीज में आंसर आएगा। क्लियर? तो याद रखना जब भी कभी हम ऐसे सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन से, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, वो डिग्रीज नहीं है। डिग्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, आप इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से पता चलेगा कितने डिग्री के बराबर वैल्यू आ रही है। हो गया। सो ये था रिलेशन बिटवीन आर्क एंड रेडियस इन किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन को समझना है तो सर्कल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी। मैं आपको वो समझाने की अभी ट्राई कर रहा हूं। कुछ और बातें करते हैं। हमारे पास अगेन ये सर्कल, अगेन ये सर्कल, ये सेंटर और एक पार्टिकल यहां पे है 1 पे, और हम 2 पे चले गए, 2 पे। और क्या हुआ कि 1 and 2 आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, 1 and 2 आर वेरी क्लोज। तो अगर ये वेरी क्लोज होंगे तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस बेटा कर्व में आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगा? सोचो, एक सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट हो, वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल वेरी क्लोज टू ईच अदर। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है और बहुत पास पास है। अगर 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा पास पास होंगे बेटा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये कर्व नहीं आएगा। समझ आ गया? तो 1 and 2 आर वेरी क्लोज, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन 1 and 2 इज स्ट्रेट। सेपरेशन बिटवीन 1 and 2 कर्व नहीं होगा बट क्या होगा? स्ट्रेट होगा। तो 1 to 2 is straight, so we can assume it, as displacement। ऐसा क्यों लिखा मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब चीज़ें स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेट, तो फिर वो डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर हमारे पास 1 और 2 ऐसे होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो 1 और 2 के बीच को, जिसको हम आर्क बोल रहे थे ना, उस केस में आर्क ये होती थी और ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर 1 और 2 ऐसे होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और ये ऐसे, इसका मतलब हम इसको डिस्टेंस भी मान सकते हैं और इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे केस में जो आर्क होगा ना, ये वाला, इसको हम एस नहीं बोलेंगे, इसको हम डी एस बोलेंगे। याद है ना आपको? डी एस मतलब क्या होता था? डी एस मतलब होता था वेरी वेरी स्मॉल। एक चीज़ क्लियर है, अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो सेंटर पे एंगल भी बड़ा आएगा, अगर ये बहुत छोटा होगा तो बेटा एंगल कितना आएगा? एंगल भी बहुत बहुत कैसा होगा? स्मॉल आएगा। सो एंगल भी यहाँ पे क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्लियर? तो हम ऐसे लाइन लिख सकते हैं, इफ 1 and 2 are very close to each other. If 1 and 2 are very close to each other, then arc length equal to ds, and we can consider it as displacement, आप समझो बेटा। इफ 1 and 2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब 1 और 2 कहाँ पे हैं? दूर दूर है कि पास पास है? अगर 1 और 2 बहुत पास पास होंगे तो ये आर्क कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, और ऐसी स्ट्रेट होगी तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये बोल नहीं रहा कि आप जबरदस्ती कंसीडर करो, बट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ds।
तो फिर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में सेकेंड पॉइंट, एंगल in this case is also very small, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं डी थीटा। तो रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास रिलेशन आएगा डी एस इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। अभी क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, आप एक बात समझने की ट्राई करना। इसको अभी हमने वेक्टर बोला है, अभी बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। इसको हमने एक वेक्टर बोला है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों स्केलर हो जाएं और ये वेक्टर हो जाए? मैं आपसे बात करता हूं केस वन, ds एक वेक्टर है, r, डी थीटा ये स्केलर है। ऐसे मान रहा हूं, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल कंक्लूजन है, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि ds को मैंने वेक्टर मान लिया, और r और d थीटा को मैंने क्या मान लिया, स्केलर मान लिया। क्या ये रिलेशन सही है कि गलत है? ये कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, ध्यान से समझना बेटा, अगर एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, या सॉरी एक स्केलर और दूसरा स्केलर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो कभी वो वेक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो केस नंबर टू, फिर ds वेक्टर है, डी थीटा को भी हम वेक्टर मान लेते हैं और r को हम स्केलर मान लेते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो तुम बोलोगे हाँ ये सही हो सकता है। वो केवल एक केस में सही हो सकता है कि वो उसके एक केस में सही हो सकता है कि हम यहाँ पे थे 1 पे और ये 2 है, ये डायरेक्शन किसकी, ये वेक्टर कौन सा है, ये ds वेक्टर है, जबकि एंगल कैसा हो रहा है, एंगल ऐसा हो रहा है डी थीटा। ये रिलेशन तभी सही आ सकता है, ds इक्वल टू आर इंटू डी थीटा वैक्टर तभी सही हो सकता है जब ds का डायरेक्शन और डी थीटा का डायरेक्शन सेम हो। dx और डी थीटा का डायरेक्शन सेम होगा तभी हो सकता है। और हमें अच्छे से मालूम है डी थीटा कैसा होता है। डी थीटा जब भी हम कभी एंगल बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, वो हमेशा ऐसे फॉर्म करते हैं हम लोग, ऐसे, ये ऐसे। एंगल बेसिकली किसी चीज़ के रोटेशन को दिखाता है। अगर रोटेशन को दिखाता है तो वो कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्शन किसको बता रहा है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को, जबकि एंगल किसको समझा रहा है, एंगल इसको समझा रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं एंगल रोटेशन को बता रहा है, जबकि ds लीनियर मोशन को बता रहा है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। अगर सेम नहीं हो सकती तो ये वाला रिलेशन भी सेम नहीं आएगा। यहाँ पे ना अब कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बड़ा कि फिर कौन सा सही होगा, क्या सही होगा। तो कुछ मैथमेटिशियन ने एक बात समझाए, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जब भी कभी मैं आपको एक हेडिंग लिखाता हूँ, हेडिंग है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। और वो हेडिंग क्या बोलती है, जब भी कभी कोई चीज़ सर्कल पे घूम रही हो, ये सर्कल है और उस पर कोई चीज़ ऐसे घूम रही हो, ऐसे, तो जो ये वाली लाइन है ना, पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, लाइन बोल रहा हूँ, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस का मतलब हुआ एक ऐसी लाइन जो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये प्लेन है ना, दिस प्लेन, इस वाले प्लेन के कोई लाइन परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। जैसे तुम इसके ऊपर अपना जो आपके पास पेंसिल या पेन है उसको वर्टिकली खड़ा कर दो इस वाले पॉइंट पे, व्हेन यू कीप इट अपराइट, यहाँ पे हम अपराइट प्लेस करते हैं सेंटर के ऊपर, यहाँ पे, तो जो पेंसिल का जैसा शेप आपको दिखता है वो इसकी एक्सिस को बताता है। इसका मतलब ये क्या चीज़ होगा, ये होगा एक्सिस। किसका एक्सिस, इस वाले सर्कल का। तो एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब होता है, जो वेक्टर, दी वेक्टर्स which are along axis, are called axial vectors। मतलब जो वेक्टर एक्सिस की तरफ होंगे उन सारे वेक्टर्स को क्या नाम देंगे हम, उन सबको हम नाम देंगे एक्सियल वेक्टर्स। और ये वेक्टर कौन से होते हैं, तो ये किसी ने समझाया कि जब कोई चीज ऐसे घूमती है ना, ऐसे, मैं आपको क्लियर कराता हूं,
मान लो ये सर्कल है, हम यहाँ थे, और जब कोई चीज़ ऐसे घूमती है ना ऐसे, तो अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड ले लिया और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। राइट हैंड लेके फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, कर लिया। थंब कहाँ पे आ रहा है? थंब आ रहा है ऊपर की तरफ। तो वो सारी क्वांटिटीज जो थंब के डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और किसी ने सजेस्ट करा कि जो स्मॉल एंगल था ना, स्मॉल एंगल, जिसको हम बोल रहे थे डी थीटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको क्लियर हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड था ऐसे। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या नाम देंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, और जब मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बोलते हैं S इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसको हम सिंपल आर्क लेंथ बोलते हैं, और इसको भी हम सिंपल एंगल बोलते हैं। ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, तभी हम इनके ऊपर वेक्टर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब यू कांट राइट, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये रिलेशन में यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब ds वेक्टर को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एंगुलर। ds वेक्टर को नाम दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी थीटा नाम को क्या, डी थीटा को क्या बोल रहे हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? अब ds की डायरेक्शन तो हमें अच्छे से मालूम होती है, वो किधर को होगी? यहाँ से लाइन ज्वाइन कराया, आप यहाँ से यहाँ चले गए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ds। जबकि डी थीटा की डायरेक्शन होती है हमेशा एक्सिस की तरफ। ये पॉइंट आपके लिए बहुत नया है, अभी हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए। जैसे हम आगे रोटेशन पढ़ेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। इस वाले टॉपिक में ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। क्लियर? तो जब हम चीज़ों को ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं, तो अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को एरो के डायरेक्शन में घुमाओ, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, ऐसे, तो आपका थंब कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो जो डायरेक्शन होगी ना एक्सियल वेक्टर, जिसको हम बोल रहे हैं डी थीटा, वो डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? अपवर्ड आएगी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ all axial vectors is along axis. Axial vectors are कौन से होते हैं? नंबर 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको अभी हम लोग ने क्या बोला? डी थीटा। नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं पहले से लिख देता हूं, ओमेगा। इसको डब्ल्यू नहीं बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, राइट? अगला आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम बोलेंगे अल्फा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपकी परेशान कर रही होंगी, अभी समझ में नहीं आएगा सर क्या लिखे जा रहे हैं, बट अभी लिख लो, आपको धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा। कई बार कुछ चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस होती हैं, बट ओवर अ पीरियड में सब क्लियर हो जाती हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद आता है टॉर्क। इसको जनरली हम टाउ लेटर से डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम, एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ये मैंने थोड़ी सी लिखी हैं। जब ये वाली सारी क्वांटिटीज का नाम आएगा तो इनकी डायरेक्शन कहां पे होगी? एक्सिस की तरफ। और एक्सिस को कैसे पहचानेंगे? अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके एक्सिस कहां पे होगा? इस वाले केस में जो एक्सिस होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। कहां पे होगी? वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि एक पार्टिकल यहां पे था और यहां चला गया, 1 से 2 चला गया, तो देखो हमने डी थीटा कैसे घुमाया? ऐसे। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ डी थीटा वेक्टर इज आउटवर्ड। कहां पे होगा? आउटवर्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक और पार्ट लेते हैं जिसमें ये सर्कल है, लेकिन अब की बार पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, ये 1 है और ये 2 है, और ये ऐसे जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इन दिस केस
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने क्या बोला, डी थीटा इज इनवर्ड। कहां पे होगा ये? अंदर की तरफ होगा। क्लियर हो गया? डायरेक्शन ऑफ डी थीटा इनवर्ड होगा। कैसे? हम अपनी फिंगर को ऐसे घुमाएंगे और थंब कहां पे होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां पे आएगी? अंदर की तरफ होगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। इसका एक और लेक्चर होगा, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।